हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे अफेयर्स के बारे में। टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? बट ये वो अफेयर्स नहीं है जो हम सोच रहे हैं या आप सोच रहे हो। ये वो अफेयर्स है जिसका पूरा नाम है करंट अफेयर्स, दैट इज CSEE का पेपर नंबर 4। एंड ये हमारा 20 मार्क्स का है जिसमें 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ एज द नेम सजेस्ट करंट अफेयर्स, तो मैं आपको पहले ही एक डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि जो भी हमारा इंस्टीट्यूट की तरफ से हमें प्रोस्पेक्टस मिला है वो उसमें आपको एक ब्रॉड कैटेगरी बता दी गई है कि देखो इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स में से भी कुछ पूछा जा सकता है। देन आपके फाइनेंशियल अफेयर्स की बात हो सकती है। फाइनेंशियल अफेयर्स भी एक टॉपिक है, उसके अंदर एक कैटेगरी है रादर देन हमारा पॉलिटिकल अफेयर्स आता है। देन लास्ट में लीगल एंड अदर अफेयर्स करके एक कैटेगरी दे रखी है। मतलब क्या है, कई बच्चे क्या करते हैं कि जो भी मेरे प्रोस्पेक्टस में क्वेश्चंस दे रखे हैं, बेसिकली मैं करंट अफेयर्स की बात कर रही हूँ, उनको ही पढ़ के जाते हैं। बट ये गलत है। नाम से समझ में आ रहा है ना, करंट अफेयर्स, आज के टाइम पे, आज के दौर पे अभी क्या नया हो रहा है, ठीक है, क्या नई बात मेरी कंट्री में चल रही है, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल, जो कि हॉट है, हॉट टॉपिक है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए बिकॉज वहीं से ही क्वेश्चंस आएंगे। आपके जो प्रोस्पेक्टस में आप बोल सकते हो एक मॉडल आपको बता दिया है, मॉडल दे दिया है कि देखो इस तरीके से आपको ये एरियाज में आपको ध्यान देना होगा, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड बातें पूछी जा सकती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चंस को पढ़ के नहीं जाना है बिकॉज वो 2020 का प्रोस्पेक्टस था, राइट। अब हम 2021 में है, तो आपको अब जो चल रहा है उस पे ज्यादा ध्यान देना है रादर देन उनको ही वही क्वेश्चंस को रटने के बजाय, ठीक है। तो मैं आपको प्रोस्पेक्टस तो डेफिनेटली कराऊंगी ही कराऊंगी, जैसे मैं सारे सब्जेक्ट का कराती हूँ, तो मैं आपको प्रोस्पेक्टस तो कराऊंगी ही, जिससे आपको एक पैटर्न पता चल जाए या एक तरीका पता चल जाए कि भाई मुझे पढ़ना कैसे है। बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं हर वीक आपको उस वीक के करंट अफेयर्स का एक छोटी सी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करके आपको अपडेशन देती रहूं, सो दैट आपका जब भी एग्जाम है, वेदर यू आर अपेयरिंग इन मई, जुलाई, नवंबर और जनवरी, अकॉर्डिंगली आप उनसे अपडेटेड रहें। ये मैं मेरी साइड से करूंगी। आपको क्या करना है, ऑब्वियसली फोन में देखो कितनी सारी एप्स होती हैं, डालते हैं ना हम लोग रोज। मतलब ऑब्वियसली जब आप फोन लेते हो तो सबसे पहले क्या इंस्टॉल करते हो आप? सबसे पहले इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, स्नैपचैट या जो भी और एप्स हैं आप वो डालते हो। बट एक ऐप और इंस्टॉल कर लेना, दैट इज इन शॉर्ट्स, या कोई भी एक न्यूज की डिजिटल ऐप, सो दैट आप अवेयर रहो कि देखो आप बैठ के, आई डोंट थिंक, ना ही मैं आपसे कुछ उम्मीद रख रही हूँ कि आप बैठ के न्यूज सुनते होगे या न्यूज़पेपर पढ़ते होगे। सुनना तो चलो ठीक है, कोई घर में सुन रहा है तो अब ऐसा तो नहीं कान बंद कर ले तो बात तो जाती ही है, बट देन खुद पढ़ना और ऐसे ही रैंडम आते जाते सुनने में बहुत फर्क है। न्यूज़पेपर्स आई डोंट थिंक आप पढ़ते होगे, पढ़ते हो तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ते हो, इंटरेस्ट नहीं है तो डेवलप कर लो, बिकॉज तभी ये 20 मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे। और ऐसा नहीं है इसके हल्के में लेके हम पास हो जाएंगे, नहीं, नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी है, तो आपको उस बात का भी ध्यान रखना है। इट जस्ट व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपके फोन में एक न्यूज ऐप होनी चाहिए, इन शॉर्ट डाउनलोड कर लो, टाइम्स ऑफ इंडिया, एनी न्यूज विच यू फील लाइक रीडिंग, सो दैट आप अवेयर रहो कि ये अभी चल रहा है। जब नोटिफिकेशन तो आपके फोन में कितने आते हैं, अभी भी 50-100 तो आए हुए होंगे, है ना, बहुत कॉमन सी बात है। तो उसमें से अगर एक नोटिफिकेशन मेरी न्यूज से रिलेटेड भी होगा तो क्या जाएगा, एटलीस्ट हमें उससे नॉलेज मिलेगी, ठीक है। सो प्लीज एक न्यूज ऐप आप अपने फोन में डाउनलोड कर लो, सो दैट आप उससे अवेयर रहो कि एक्चुअली चल क्या रहा है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर्स में आपके प्रोस्पेक्टस में 4 डिवीजन दे दिए हैं, ब्रॉड डिविजन दे दिए हैं। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में। वन बाय वन हम सारे डिविजन्स को कवर करेंगे, बट टू स्टार्ट विथ आज हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में। नाउ पॉलिटिकल अफेयर्स का मतलब क्या है, देखो आपको ये पता होगा कि इलेक्शन कैसे कंडक्ट होते हैं इंडिया में, किस तरीके से मेरी गवर्नमेंट बनती है, क्या सिस्टम से मेरी कंट्री रन करती है। सबसे पहली बात हमें पता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। पता है ना कि भाई यहाँ पे ऐसा नहीं कि जिसका राज चलता आ रहा है, चल रहा है सालों से, ऐसा नहीं है।
हम मैं और आप वोट करके अपने प्राइम मिनिस्टर को, अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं, जिस पे हमें ट्रस्ट होता है। वो सारी बातों का ध्यान में रख के हम उनको खुद सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक डेमोक्रेसी की पावर है, तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। नाउ हमें ये पता है कि भाई एक सेट पैटर्न से यहाँ पे सपोज जैसे मैं बोलूँ सबसे पहले कौन है, प्रेसिडेंट है, ठीक है, जिनको हम फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बोलते हैं। फिर मैं बात करूँ तो प्राइम मिनिस्टर है, देन यहाँ पे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मैं बोलूँ कैबिनेट मिनिस्टर्स, फिर मेरे स्टेट मिनिस्टर्स या मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैविंग इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, ये सारी से एक हायरार्की फॉलो हो रही है, ठीक है। बट अभी मुझे कुछ बेसिक हम अगर स्टार्ट करें, देखो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट देन जितना आपको पता होना चाहिए, जितना आपको आइडिया होगा भी, आई एम वेरी मच श्योर, बट देन एक बेसिक आइडिया बात करते हैं और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो हमें पता है कि जैसे मैंने बोला प्रेसिडेंट, इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है, रामनाथ कोविंद, ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। आप जब भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ोगे इन CSEET और रादर देन इन एग्जीक्यूटिव, जो कि एक आपके जूरिस्प्रूडेंस में काफी लेंथीएस्ट चैप्टर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही है, चैप्टर नंबर 2। उसमें आप काफी अच्छे से आर्टिकल्स, ये सारी चीजें पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो आप देखोगे वहां पे मेंशन है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया माने जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो हमें पता है इंडिया कैसे रन करता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम यहाँ पे फॉलो होता है। अगर मैं यूएस की बात करूं तो यूएस में क्या सिस्टम फॉलो होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉलो होता है। मतलब क्या है, यहाँ वहां पे यूएस में हमारे प्रेसिडेंट के पास सारी पावर होती है, उनके अकॉर्डिंग वहां पे वर्क होता है, राइट। अब अगर मैं इंडिया की बात करूं तो पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों बोला जाता है, बेसिक आप देखोगे यहाँ पे, तो हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ही एक ऐसी सोल अथॉरिटी है जो सारे डिसीजन लेती है। पूरे देश को जो रेगुलेट कर रहा है वो कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी जी, राइट। सो वो हमारी कंट्री को रेगुलेट करते हैं। ऑब्वियसली सबकी राय होती है, सब लोग डिसीजन, और जैसे हम देखेंगे डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस है, ठीक है, हमारा डिफेंस है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज भी अलॉटेड है, बट देन जो जो एक आप बोल सकते हो किंग है, वो कौन है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है। तो प्रेसिडेंट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रेसिडेंट हम यहाँ पे पढ़ेंगे भी कि डे जोर फैक्ट, आप बोल सकते हो डी जोर एग्जीक्यूटिव है, दैट मीन्स रियल उनका सिर्फ नाम है, लेकिन उन वो किसके बिहाफ पे चल रहे हैं, किसकी बात मान के चलते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर की बातों को मान के चलते हैं। सो मतलब क्या है, इन द स्कीम ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट इज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, दैट इज डी जोर एग्जीक्यूटिव, एंड प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव। जैसे मैंने बोला कौन प्राइम मिनिस्टर क्या है, किंग है, किंग इन द सेंस वो नहीं कि भाई हायरार्कीज वाली बात है, बट देन एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं कि भाई उनके उनके कहने से, उनके सारे डिसीजन मेकिंग से ही हमारी कंट्री चल रही है। सो ही इज अ रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, जिसको हम लॉ के टर्म्स में क्या बोलेंगे, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, मींस इन रियलिटी जो है वो कौन है, वो प्राइम मिनिस्टर है, एंड डी जर मींस कि जो दिख रहा है पर है नहीं, दैट इज प्रेसिडेंट। In other words, president is the head of the state while prime minister is the head of the government, ठीक है। अब हमें पता है कि भाई इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में जो भी पार्टी मेरी मेजोरिटी से जीतती है, जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं, वो मेरी गवर्नमेंट फॉर्म करती है। एंड उनमें से जो मेजोरिटी पार्टी, जिसको मेजोरिटी से जो पार्टी आई है, वो उनमें से कोई एक लीडर हमारा प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं, एंड उनको अपॉइंट कौन करता है, हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो जैसे ही मेरे प्रेसिडेंट ने मेजोरिटी जो भी पार्टी आई वहां से एक लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया, अब क्या होगा, आप सोचो वही प्रेसिडेंट का रोल जो है बहुत हद तक लिमिटेड है, बिकॉज अब उसके बाद जो मेरी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनेगी, वो मेरे प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, एंड प्रेसिडेंट उन पर्सन्स को ही मिनिस्ट्रीज अलॉट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट खुद किसी को ऐसे नहीं कि भाई मैं इनको ये मिनिस्ट्री ना देना चाहता हूँ तो वो उनको मिनिस्ट्री देते हैं, नहीं।
प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से ही ये सारी मिनिस्ट्रीज अलॉट होती हैं. सो इन अकॉर्डेंस विद द कन्वेंशंस ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, the president has to appoint the leader of the majority party in the Lok Sabha as the prime minister. भाई जो लोकसभा में इलेक्शंस हुए हर 5 साल में होते हैं, तो उसमें जो मेरी मेजॉरिटी पार्टी आई है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, उनमें से एक पर्सन को ऑब्वियसली पार्टी डिसाइड करती है, उनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाता है, जो मेरे प्रेसिडेंट करते हैं. बट when no party has clear majority in the Lok Sabha, then the president may exercise his personal discretion in the selection and appointment of the prime minister. may आ रहा है, may exercise, shall नहीं बोल रहे हैं. तो बोल रहे भाई ऐसा कई बार हुआ, मान लो कोई पार्टी मेजोरिटी से नहीं आ पाई, किसी को कितने वोट से, कोई भी एक मेजोरिटी पार्टी नहीं है, जैसे बोलते हैं संगठन से ही हमारी एक सरकार बन सकती है. तो उस केस में फिर अगर प्रेसिडेंट चाहे मे एक्सरसाइज अपने डिस्क्रिशन से वो डिसाइड कर सकते हैं कि भाई अब प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, बट देन ये होता नहीं है. ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या समझना है कि प्रेसिडेंट फर्स्ट सिटीजन है. प्रेसिडेंट मेजॉरिटी पार्टी जो जीत के आती है उसमें से एक लीडर को क्या अपॉइंट कर देते हैं, प्राइम मिनिस्टर. वही खेल खत्म हो जाता है. अब वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो बताएंगे प्रेसिडेंट को कि आपको कौन सी मिनिस्ट्री किसको अलॉट करनी है. तो किसके कहने पे चलते हैं, प्राइम मिनिस्टर के कहने पे चलते हैं. अब हमें पता है, देखो प्राइम मिनिस्टर तक हमने बात पहुंच गई. अब क्या हुआ यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं ना, सेंट्रल की सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई. यूनियन मतलब जो सेंटर की गवर्नमेंट है, राइट. सो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं. मतलब जो भी मेरी मेजॉरिटी पार्टी जीत के आई है, वो अपने मिनिस्टर्स को एक एक डिपार्टमेंट अलॉट करती है, जिस वो पर्टिकुलर मिनिस्टर उस डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, वो ही सारे डिसीजन लेते हैं. बेसिकली वो उस डिपार्टमेंट को चलाते हैं कि क्या मुझे किस टाइम पे कौन कौन सी पॉलिसीज लानी है, सो दैट मैं अपनी जनता जिसने मुझे वोट से जिताया है, मैं उनके बेनिफिट के लिए काम कर पाए. ठीक है, तो हमारे हर मिनिस्टर को, मेजॉरिटी जो पार्टी जीत के आई है उसके मिनिस्टर को एक एक मिनिस्ट्री अलॉट होती है. कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, जैसे डिफेंस, ठीक है, फाइनेंस हो गया, रेलवे है. तो ऐसे हम देखेंगे होम मिनिस्टर, ये सब क्या है, ये कुछ ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. तो इनके जो मिनिस्टर्स अपॉइंट होते हैं, ये जो डिपार्टमेंट है जिस पर्टिकुलर मिनिस्टर को अलॉट किए जाते हैं, ये आप अभी के टाइम पे हम देखें 22 अप्रॉक्स हैं जो मेरे कैबिनेट मिनिस्टर बोले जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो ऐसी मिनिस्ट्री को लीड कर रहे हैं जो इंडिया को चलाने में, मेरी कंट्री को चलाने में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती हैं. सो आपको मेरा कहने का मतलब क्या है, इतनी सारी बात बताने का मतलब क्या है कि आपको इन मिनिस्टर्स के नाम पता होने चाहिए कि किस मिनिस्टर के पास कितनी मिनिस्ट्री है, कौन कौन से डिपार्टमेंट को वो लीड कर रहे हैं, कौन कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, कौन मेरे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं, देन कौन मेरे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैविंग इंडिपेंडेंट चार्ज. अब आप अगर मैं आपको डायग्राम से बताना चाहूँ तो देखो प्राइम मिनिस्टर सबसे मेन होगा. ठीक है, इसके ऊपर एक मिनिस्ट्री हुई जिसको हमने बोला कैबिनेट मिनिस्टर. फिर एक हुआ, हमने यहाँ पे क्या बोला, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैविंग इंडिपेंडेंट चार्ज. फिर एक आउटर सर्कल हुआ जिसको हमने बोला मिनिस्टर ऑफ स्टेट. मतलब समझ रहे हो कि ये प्राइम मिनिस्टर के सबसे पास है. ये ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो बहुत क्रूशियल है मेरी कंट्री को रन करने के लिए. ठीक है, तो वो मेरे कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, जो डायरेक्टली किसको रिपोर्ट कर रहे हैं, भाई प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट कर रहे हैं, मिल के डिसीजंस लिए जाते हैं. देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैविंग इंडिपेंडेंट चार्ज, इसका मतलब क्या है, देखो कुछ मिनिस्ट्रीज ऐसी होती हैं शायद वो बहुत बड़ी नहीं है. ठीक है, वहां पे आपने एक पर्सन को अलॉट कर दी वो मिनिस्ट्री, वो पर्सन उसके इंडिपेंडेंटली इंचार्ज है, उस पूरी मिनिस्ट्री को वो ही टैकल करते हैं. अदरवाइज क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट की जब मैं बात करती हूँ, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स की मैं अगर बात करूँ तो हमने बोला यहाँ पे एक डिफेंस मिनिस्ट्री है, या रादर देन अपने फील्ड की अगर हम बात करें तो हमने बोला फाइनेंस मिनिस्टर. ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर ये एक कैबिनेट मिनिस्ट्री में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है.
तो सीतारमण जो है वो क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर है फाइनेंस के। अगर मैं उनके जूनियर में बोलूं तो अगर मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात बोलूं तो अनुराग ठाकुर क्या है, हमारे फाइनेंस के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट्स के मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मतलब क्या हुआ, जो मेरे कैबिनेट मिनिस्टर है वो उनके सीनियर हैं, और जो मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात कर रही हूँ तो वो जूनियर होते हैं। दैट मीन्स वो कुछ भी डिसीजन खुद नहीं ले सकते हैं। कैबिनेट मीटिंग में सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर तो ऑब्वियसली हर डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते ही होते हैं, लेकिन जब हम मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैविंग इंडिपेंडेंट चार्ज की जब मैं बात करती हूँ, तो जब उनके कोई डिपार्टमेंट की बात होती है तभी उन मिनिस्टर्स को कैबिनेट मीटिंग में बुलाया जाता है, तो वो हर आपकी मीटिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, राइट। तो इस तरीके से एक सेट पैटर्न को फॉलो करके ही सारे डिपार्टमेंट्स की डिसीजन मेकिंग होती है, उस हिसाब से ही हमारी सरकार चलती है। सो प्राइम मिनिस्टर क्या है, हमारे हेड है, ठीक है। अब आप बोलो हेड ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है। यहाँ पे देखो ये जो जितना भी डेटा है वो हमने गवर्नमेंट की साइट से ही लिया है, ऑब्वियसली ऑथेंटिकेटेड है। भाई जिसके पास जो मिनिस्ट्री आज के टाइम पे है उनके नाम के आगे वो मिनिस्ट्री लिखी है। आपको मैंने फोटो के साथ लाइक पिक्चर्स और नाम मिनिस्ट्री ये तीनों चीजें इसलिए यहाँ पे करी है, आपको पता होना चाहिए, फेस आपको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि ये जो पर्सन है ये इस मिनिस्ट्री को लीड करते हैं। आपको उनका पूरे क्या हो रहा है उस मिनिस्ट्री में, आपको सब चीजों के बारे में अवेयर होना बहुत जरूरी है। तभी आप कोई जीडी हो या मतलब आप कोई डिबेट हो रही है या डिस्कशन हो रहा हो उसमें, तभी आप अच्छे से पार्ट ले पाओगे जब आप अवेयर रहोगे चीजों से। सो प्राइम मिनिस्टर के पास कितनी मिनिस्ट्री है, अभी 3 डिपार्टमेंट्स है। बट यहाँ पे एक और चीज लिखी है कि ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज एंड ऑल अदर पोर्टफोलियोज नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर। सपोज कोई ऐसी मिनिस्ट्री है जो अभी तक किसी मिनिस्टर को अलॉट नहीं हुई है, तो वो डायरेक्टली कौन हेड बन जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर उसको लीड करते हैं। तो अभी के टाइम पे श्री नरेंद्र मोदी जी के पास कितनी मिनिस्ट्री है, 3 मिनिस्ट्री है। कौन कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है। तो 3-4 मिनिस्ट्री हैं जो अभी इनके पास है। अदरवाइज अगर कोई भी मिनिस्ट्री पे एक मिनिस्टर अलॉट नहीं होता है उनको लीड करने के लिए, तो वो भी मेरे प्राइम मिनिस्टर ही लीड करते हैं। अब बात आती है कैबिनेट मिनिस्टर। अब आप देखो यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज के मतलब डिपार्टमेंट्स के नाम है जिनके आधार पे ही हमारा देश रन करता है। जैसे हमने बोला मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, कौन लीड कर रहा है, श्री राजनाथ सिंह। अमित शाह, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, कौन है इनके कौन लीड कर रहा है, श्री नितिन गडकरी जी, ठीक है। तो आपको ये नाम याद होने चाहिए, एटलीस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स के तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी मिनिस्ट्री किसके पास है और उनके क्या नाम है। सो मैंने इसीलिए यहाँ पे ये इंक्लूड किया है कि आपको बाय फेस भी रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस श्री निर्मला सीतारमण, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इनके पास 2 मिनिस्ट्रीज है। एमसी हमारा जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड जिसमें आपने स्टेप इन कर लिया है उसको कौन लीड कर रहा है, श्रीमती सीतारमण, निर्मला सीतारमण, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। देन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, आप देख रहे होंगे कोविड के टाइम पे बार बार सीबीएसई इन सब बोर्ड्स को लेके मीटिंग्स होती थी। जैसे अभी बोर्ड्स की डेट शीट आई है, तो वो क्या है, वो कौन कौन पर्सन है जो डिसीजन मेकिंग कर रहा है। ऑब्वियसली अकेले नहीं करते हैं, पैनल है, उन सबके साथ डिस्कस करके चीजें होती हैं, बट देन उनका लीडर कौन है, तो श्री रमेश पोखरिया, ठीक है। आपको न्यूज में आप बहुत सुनते होंगे इनके बारे में। तो ऐसे एक्सटर्नल अफेयर्स, तो आपको ये मिनिस्ट्रीज के बारे में इनके नाम पता होने चाहिए। सास भी कभी बहू थी, स्मृति, ठीक है, स्मृति ईरानी, वो क्या लीड करती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। आपको याद होगा पहले कभी इनके पास एक एजुकेशन मिनिस्ट्री इनको दी गई थी, बट देन इनके खुद की क्वालिफिकेशन पे सवाल उठे तो उनको शफल कर दिया गया। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है और पता होना चाहिए। श्री पीयूष गोयल के पास क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, सेकेंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, थर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन,
तो एटलीस्ट ये याद कर लेना कि कौन सी मिनिस्ट्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन कौन है, उनके पास क्या क्या मिनिस्ट्री है। देन कम मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। जैसे मैंने बोला कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मतलब ये अकेले इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को कौन लीड कर रहा है, श्री संतोष कुमार गंगवार, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंटली एक मिनिस्ट्री को लीड कर रहे हैं, उसका इंडिपेंडेंट चार्ज है इनके पास, सारे डिसीजन ये लेंगे ऑब्वियसली विद दी अदर जो भी उनके मेंबर्स होंगे, बट इस मिनिस्ट्री को कौन लीड कर रहा है, ये लीड कर रहे हैं। अब हर कैबिनेट मीटिंग में इनको इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, तभी इन्वॉल्व किया जाता है जब इनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट पॉलिसी आनी है, कुछ डिसीजन मेकिंग होनी है, तो इन मिनिस्टर्स को कैबिनेट मीटिंग में इनवाइट किया जाता है। अदरवाइज कैबिनेट मिनिस्टर्स मेरे हर डिपार्टमेंट की मीटिंग में होते ही होते हैं, ठीक है। सो ये भी आपको पता होना चाहिए। देन कम्स द मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब देखो जैसे मैंने बोला श्री अगर हम डिफेंस की बात करें, ठीक है, तो डिफेंस में हमें पता है, अभी हमने ऊपर एक नाम देखा, फिर हमने अभी एक नाम देखना है, तो मतलब क्या है कि वो लीडर है। राजनाथ सिंह हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लीड कर रहे हैं, सीनियर लीडर बोल सकते हो, वो उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के हेड हैं। उनसे जूनियर कौन है, देखो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कितने बड़े लेवल पे काम करती है, तो उसको एक पर्सन लीड नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो हमारी पॉलिसी डिसीजन, आप बोल सकते हो भाई राजनाथ सिंह हमारे पॉलिसी डिसीजन किस तरीके से काम करेगी मिनिस्ट्री, उस पे वो वहां पे रोल प्ले करते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए भी तो कोई पर्सन होता है, तो दैट इज जूनियर मिनिस्टर, आप बोल सकते हो। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, श्री श्रीपाद यसो नायक, ठीक है। तो आपको शायद ही किसी ने ये नाम सुना होगा, बिकॉज हम पढ़ते नहीं है तो हमें पता भी नहीं है। ऐसे ही अगर मैं अपने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या कॉर्पोरेट अफेयर्स की बात करती हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे अनुराग ठाकुर की फोटो आती है, राइट। श्री अनुराग सिंह ठाकुर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जब बजट अभी आया, ठीक है, 1 फरवरी को, तो उनके जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की लीडर हैं, ठीक है, सीतारमण, उन्होंने बजट को प्रेजेंट किया। लेकिन उनके जूनियर मिनिस्टर, अगर मैं बात करूं इस मिनिस्ट्री के जूनियर मिनिस्टर कौन है, श्री अनुराग सिंह ठाकुर। जूनियर को हम ये वर्ड नहीं यूज करते हैं, जूनियर इट्स जस्ट द वे ऑफ मेकिंग यू पीपल अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये कौन हुए, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हुए, क्योंकि इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, एक पर्सन इसको लीड नहीं कर सकता है, इसीलिए यहाँ पे बाइफर्केशन है, डिवीजन दिया है कि भाई दो लोग हैं जो आपस में कोऑर्डिनेट करके अलोंग विद अदर पीपल इस पूरी मिनिस्ट्री को लीड करेंगे, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेंगे इस मिनिस्ट्री को रन करने के लिए। तो अगेन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ऐसे होम अफेयर्स, ठीक है, ऐसे अमित शाह हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं। ऐसे ही मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स कौन है, श्री नित्यानंद राय। तो ये नाम आपको अगेन बोल रही हूँ याद होने चाहिए। सारे नाम नहीं भी याद होंगे, बट जैसे जो हमारे आजकल तो जैसे एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, तो मतलब क्या है, जैसे हमारे स्मृति ईरानी थी ना, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वो हमारी कैबिनेट मिनिस्टर थी। ऐसे ही सुश्री देबाश्री चौधरी हमारी क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री की। तो आपको कुछ नाम जो फेमस है, जैसे डिफेंस, फाइनेंस हो गया, रेलवे है, होम अफेयर्स है, हेल्थ है, एजुकेशन है, ये हमारी माइक्रो मीडियम जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, इनके मिनिस्टर्स के नाम आपको याद होने चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो क्वेश्चन कब कहाँ से आ जाए। चलो अब बात करते हैं गवर्नर की, कि गवर्नर कौन होते हैं। देखो जैसे हम बोलते हैं कि प्रेसिडेंट एक कंट्री के लिए फर्स्ट सिटीजन बोले जाते हैं, ठीक है, तो व्हाट इज अ प्रेसिडेंट टू अ कंट्री, अ गवर्नर इज टू अ स्टेट। मतलब क्या, कि प्रेसिडेंट को हम क्या बोलते हैं, कि हमारे नॉमिनल हेड है। नॉमिनल क्यों बोला जाता है, क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है।
तो वो बेसिकली काम करते हैं, सारे डिसीजन वो लेते हैं, लेकिन किसके नाम पे लेते हैं? हमारे प्रेसिडेंट के नाम पे लेते हैं। तो ऐसे ही हर स्टेट के लिए जो प्रेसिडेंट एक हमारी पूरी कंट्री के लिए जो काम करते हैं, ठीक है, जिस रोल पे वो है, वैसे ही गवर्नर हमारी स्टेट के लिए होते हैं। नाउ गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। देखो हमें पता है प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं। अपॉइंट कौन करता है उनको? अपॉइंट हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। सो हमारे, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो कितनी स्टेट्स हैं आज के टाइम पे? इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। हम देखेंगे अभी तो 2 नई यूटीज बनी है। कौन कौन सी? लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। पहले क्या था? ये 9, अगर हम जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को भी मिला ले तो 9 हुई, बट फिर क्या हुआ? 2 यूटीज को मर्ज करके एक बना दिया गया, इसलिए ये 8 यूटीज एंड 28 स्टेट्स हैं। ये पता होना चाहिए। नाउ हर स्टेट में एक गवर्नर होते हैं। हमें वैसे पता है ना कि भाई पावर्स कैसे हैं, यूनियन एंड स्टेट में डिवीजन है, क्योंकि हमारी कंट्री किस पे काम करती है? फेडरल प्रिंसिपल पे काम करती है। कि भाई एक ही जैसे हम बोले यूनियन के पास बहुत सारी पावर्स यूनियन के पास है, ये माना, लेकिन सारी पावर्स भी नहीं है। कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिसपे सिर्फ और सिर्फ यूनियन लिस्ट की बात करूं तो मेरी सेंट्रल यूनियन वहां पे लॉज बना सकती है। स्टेट मैटर्स की मैं बात करूं, स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स आते हैं उस पे मेरी स्टेट गवर्नमेंट क्या कहते हैं, कानून बना सकती है, लॉज बना सकती है। एंड कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी है जिसपे दोनों में से कोई भी आपके लॉज बना सकता है, लेकिन अगर प्रायोरिटी की बात करें तो ऑब्वियसली वो यूनियन के पास होती है। तो हमें पता है ये फेडरल प्रिंसिपल पे काम होता है। तो अब जब हमारी स्टेट की मैं बात करती हूँ तो स्टेट में जैसे एक यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब पूरे देश को चलाने के लिए एक यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनती है, ऐसे ही हर स्टेट को चलाने के लिए वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो वोट करते हैं और अपने चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, सो दैट वो स्टेट का मैनेजमेंट उस स्टेट को अच्छी तरीके से चलाया जा सके, ठीक है। तो वहां पे कौन इलेक्ट होते हैं? हमारे चीफ मिनिस्टर्स अपॉइंट होते हैं। फिर वो अपने, जैसे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वैसे ही चीफ मिनिस्टर अपनी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं, जो उस स्टेट को रेगुलेट करते हैं, उस स्टेट को चलाते हैं, राइट। अब क्या हुआ भाई, जब स्टेट को चलाने के लिए हमने चीफ मिनिस्टर, उनके स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बने, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो हमारी सेंट्रल में क्या लगता है कि भाई पावर का मिसयूज ना हो, रेगुलेट वो पॉलिसीज पे सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लॉ सही फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रख के चीजें इम्प्लीमेंट करी जा रही हैं या नहीं, इसीलिए एक गवर्नर भी अपॉइंट किया जाता है। नाउ जब मैं बोल रही हूँ गवर्नर अपॉइंट किया जाता है, वो कौन अपॉइंट करता है? वो मेरी सेंट्रल अपॉइंट करती है, यूनियन अपॉइंट करती है। जो मेरी, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर जिस गवर्नमेंट से है वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट हमारे वहां पे गवर्नर्स को अपॉइंट करती है। तो हम बोलते हैं कौन अपॉइंट करे? यूनियन अपॉइंट करिए। गवर्नर क्या रोल प्ले करते हैं? गवर्नर एक लिंक की तरह काम करते हैं। किसके बीच में? हमारे सेंटर एंड स्टेट के बीच में गवर्नर लिंक का काम करते हैं कि भाई जो मेरी स्टेट में हो रहा है वो गवर्नर किसको रिपोर्ट करते हैं? प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं, सो एज टू मेक श्योर कि भाई इस स्टेट की गवर्नमेंट सही काम कर रही है, मान लो। और अच्छा, अगर मान लो कोई स्टेट लिस्ट की जब हम बात बोलते हैं कि भाई स्टेट लिस्ट में हमारे जो मैटर्स पे मेरी स्टेट लॉज बना सकती है, बट उसमें भी कहीं ना कहीं गवर्नर का इंटरफेरेंस होता है, रोल होता है। हमारे एमएलएज ने मान लो मिलके कोई कोई बिल पास किया, ठीक है, पर उसका अप्रूवल फाइनली कौन देगा? हमारे गवर्नर देंगे। जब तक गवर्नर अप्रूव नहीं करते हैं वो बिल हमारा फ्लोट नहीं हो सकता, वो बिल एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, लॉ नहीं बन सकता। तो इसी पावर को हम क्या बोलते हैं? गवर्नर की पॉकेट वीटो पावर भी है, कि उनके पास पावर है, वो जितना जब तक चाहे उस बिल को होल्ड करके रख सकते हैं। सस्पेंशन वीटो भी बोलते हैं कि भाई वापस से उनको देंगे कि ये सारे पॉइंट्स को करेक्ट करके लाओ तो ही वो बिल को पास करेंगे। या कई बार ऐसा होता है कि गवर्नर फर्दर प्रेसिडेंट की ओपिनियन लेने के लिए भी बिल को फॉरवर्ड करते हैं। प्रेसिडेंट जब बोलूँ तो ऑब्वियसली हमारी यूनियन की एडवाइस के लिए भी बिल को फॉरवर्ड किया जा सकता
है, तो गवर्नर के पास बहुत हद तक स्टेट को भी मैनेज करने की पावर होती है। लेकिन गवर्नर का नाम बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होता, जनरली चीफ मिनिस्टर्स, भाई स्टेट को कौन गवर्न करता है, बोलते हैं चीफ मिनिस्टर है, लेकिन गवर्नर भी बहुत हद तक वहां पे मेजर रोल प्ले करते हैं। तो गवर्नर कौन हुए, लिंक बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, उनके पास अलग डिस्क्रिशनरी पावर्स भी होती हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर मान लो सही नहीं हो रहा है तो वो उस पे भी एक्शन ले सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी पावर्स गवर्नर के पास भी होती है। नाउ अगेन ये कुछ स्टेट के नाम हैं और वहां पे गवर्नर्स के नाम दे रखे हैं। तो एटलीस्ट जिस स्टेट में आप रहते हो, मैं ये नहीं बोल रही हर, आप वैसे तो देखो नॉलेज की बात करी जाए तो हर गवर्नर आपको नाम याद होना चाहिए, बट देन नहीं है तो जिस स्टेट में रहते हो, ठीक है, जिस स्टेट में आपके रिश्तेदार रहते हैं एटलीस्ट उन तक का तो नाम याद कर लो, सो दैट कुछ अगर हमें कुछ नहीं आता, हम ये तो बोलने वाले कि यार पूरा नहीं पता, बट हाँ एक दो का नाम पता है। तो जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट का तो नाम याद कर लो, जस्ट फॉर द नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। नाउ कम्स द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब क्या हुआ, हमने स्टेट की बात कर ली, गवर्नर की बात कर ली, अब आती है यूनियन टेरिटरीज, जो हम बोलते हैं हमारी कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। वो कौन कौन सी हैं, वो है अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दिल्ली। अब जो दो यूनियन टेरिटरीज के मर्जर की बात करी थी वो है दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। पहले ये अलग अलग यूटीज होती थी, अभी हम पढ़ेंगे एक बिल पास हुआ और इनको मर्ज कर दिया गया, ठीक है। देन जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख, पुडुचेरी, ये क्या है, ये हमारी यूटीज हैं। लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर तो ऑब्वियसली रिसेंटली ही बनी है। अब इनको गवर्न कौन करता है, देखो यहाँ पे दो एक्सेप्शंस है। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ और मैं पुडुचेरी की बात करूँ तो इन दो, ये दो जगह है, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर भी है और इनको यूटीज भी बोला जाता है। नाउ यूटीज क्यों बनी, तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो आप अगर गूगल पे भी सर्च करोगे तो वो यही मतलब जर्नल बोला जाता है कि या तो ये जो भी यूटीज के नाम है ये पहले इंडिया का पार्ट नहीं थी, या ये इनके जो एरिया है ये इतना बड़ा नहीं है कि इनको एक स्टेट का दर्जा दिया जा सके, तो इनको हमने यूटी बना दिया कि भाई यहाँ पे हम चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इतनी बड़ी नहीं है कि यहाँ पे इतने लोगों को अपॉइंट किया जा सके, तो इससे बेटर है कि ये यूनियन के कंट्रोल में आए। तो इनको कौन गवर्न करता है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गवर्न करते हैं। जो मेरी सेंटर पे गवर्नमेंट काम कर रही है वही मेरे यूटीज पे भी गवर्न करती है। नाउ दिल्ली एंड पुडुचेरी ऐसी है, अगेन बोल रही हूँ, जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर भी है, दैट मीन्स वहां पे सीएम भी है, ठीक है, बट वहां पे हमारे क्योंकि वो एक यूटी भी है तो वहां पे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं। यूटीज में देखोगे कुछ जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर है एंड कुछ जगह हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी यूटी में लेफ्टिनेंट है एंड कौन सी यूटी में हमारे एडमिनिस्ट्रेटर है। कई लोग यहाँ पे जो देखो जो स्पेलिंग है ये लेफ्टिनेंट नहीं है, कई लोग इसको लेफ्टिनेंट बोलते हैं, दिस इज लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, स्पेलिंग डिफरेंट है, तो प्रोनाउंसिएशन पे अपने आप स्पेलिंग बनाने मत लग जाना। हालांकि ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है बट जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि इनको यूटीज क्यों बनाया गया, अगेन इसलिए क्योंकि या तो जैसे हम अगर पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, या फिर मैं बात करूँ दादर एंड नागर हवेली या दमन एंड दीव, तो यहाँ के कल्चरल डिफरेंसेस हैं, ठीक है। कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से बहुत बड़ी उनका एरिया नहीं है, उस वजह से इनको यूटी का दर्जा दिया जाता है। एंड ऑब्वियसली दिल्ली को क्यों बनाया गया यूटी, क्योंकि ये हमारी नेशनल कैपिटल है, ठीक है। नेशनल कैपिटल क्या है, दिल्ली है, तो उस पे तो हमारी सेंट्रल का कंट्रोल होना बनता ही बनता है, तो इसीलिए दिल्ली को हमारा यूटी भी होता है। वहां पे आप देखोगे चीफ मिनिस्टर भी है और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है। नाउ अब जैसे अगर मैं फार्म बिल की बात करूं तो हमारे मतलब फार्म बिल एक जस्ट एन एग्जांपल, बट मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन दिल्ली है कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड पे जो कंट्रोल है वो मेरी यूनियन का रहता है, भले यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर है। तो 3 ऐसे एरिया कौन से हैं जहाँ पे मेरी यूनियन गवर्न करती है दिल्ली में, तो हमने बोला हमारा लैंड, पब्लिक अफेयर्स एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर आप बोल सकते हो पुलिस एंड लैंड, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर,
पुलिस एंड लैंड, PPL, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, लैंड पे किसका कंट्रोल है, उसको गवर्न कौन करता है, यूनियन करती है। तभी आप देखोगे आजकल जो भी वायलेंस हो रहा है उस पे पुलिस किसके कहने पे काम कर रही है, तो वो यूनियन के कहने पे काम करे, क्योंकि ये 3 ऐसे एरिया हैं जहाँ पे यूनियन का कंट्रोल रहता है, भले वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर भी है। ऐसे ही पुडुचेरी में भी स्टेट लेजिस्लेचर है, लेकिन 3 एक्सेप्शन सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लिए हैं, वहाँ के लिए नहीं है। तो जैसे मैंने बोला अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है, चंडीगढ़ है। अब चंडीगढ़ में भी क्या है कि भाई जब चंडीगढ़ का बॉर्डर 2 साइड से, एक साइड पंजाब को टच करता है, एक साइड हरियाणा को टच करता है, तो क्या कर दिया गया, चंडीगढ़ को दोनों की कैपिटल बना दिया गया और यूटी का एक दर्जा दे दिया गया, राइट। दादर एंड नागर हवेली अगेन कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से उनको यूटी का आप बोल सकते हो डेजिग्नेशन मिली है। पुडुचेरी में आप देखोगे फ्रांस, आप तब देखोगे यूट्यूब पे भी या गूगल भी करोगे तो मिनी फ्रांस बोला जाता है, बिकॉज वहाँ का कल्चर ऐसा है, तो उनको यूटी का दर्जा दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर हमें पता है, लक्षद्वीप, लद्दाख, जो कि जनरली हमारी JNK एंड लद्दाख अभी यूटीज में कन्वर्ट हुए हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, स्पेशली अगर मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क करूँ तो JNK एंड हमारा लद्दाख में आपको कौन है लेफ्टिनेंट गवर्नर, दोनों में ही लेफ्टिनेंट गवर्नर है। देखो आपको कैसे याद करना है कि दोनों में कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। नाम एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए कि JNK में श्री मनोज सिन्हा है लेफ्टिनेंट गवर्नर, लद्दाख में श्री राधा कृष्ण माथुर लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। करंट अफेयर्स ऐसे चीजों पे बनते हैं कि जो अभी अभी, जैसे अभी ये यूटीज बनी है, ठीक है, 2020 में ये क्या बना भाई, इनको यूटीज बनी, तो अब आप वहां पे कौन गवर्न कर रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड कौन सी 2 यूटीज है जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर भी है और वो यूटीज भी हैं, तो पुडुचेरी और दिल्ली, दो जगह ऐसी हैं जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर भी है। दैट मीन्स वो मेरे स्टेट मैटर्स पे भी वहाँ चीफ मिनिस्टर है जहाँ जो हमारे स्टेट मैटर्स पे पॉलिसीज लॉज बना सकते हैं। लेकिन दिल्ली में सिर्फ 3 एक्सेप्शन है, क्या, PPL, मैंने क्या बोला, पुलिस ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, जहाँ पे यूनियन का कंट्रोल है। ये सब मैनेज कौन करेगा, यूनियन करेगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस मैटर। इनको हटा के बाकी मेरी चीफ मिनिस्टर के अंडर सारी पावर आती है, राइट। ऐसे ही पुडुचेरी में एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर भी है वहां पे, चीफ मिनिस्टर भी है वहां पे, राइट। सो ये कुछ नॉलेज पर्पस है जो आपको पता होना चाहिए। अब देखो न्यू दिल्ली में क्या बोला, ये एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, द पार्लियामेंट ऑन ट्यूसडे पास्ड अ बिल टू मर्ज 2 यूटीज, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली इनटू 1 यूनिट। ये भी आपका करंट अफेयर में आपसे पूछा जा सकता है। सो राज्यसभा पास द दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटरीज बिल 2019 थ्रू वॉइस वोट, ठीक है। तो कौन सी 2 यूटीज मर्ज हुई है, दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव को मर्ज करके एक यूटी बना दिया गया है। इसलिए इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज हैं। कौन सी यूटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, कौन सी यूटी में स्टेट है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने बोला अंडमान एंड निकोबार में कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है। देन दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जम्मू एंड कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लद्दाख में लेफ्टिनेंट गवर्नर है और पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर है किरण बेदी। तो 5 जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर है और बाकी 3 जगह एडमिनिस्ट्रेटर है। कहाँ कहाँ, चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली और लक्षद्वीप। तो ये 3 आपको बाइफिकेशन पता होना चाहिए। 5 है, 3 का बाइफिकेशन है, 3 एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और 5 जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करके चलनी है। नाम कुछ जैसे आप देखो ये तो 8 है, तो 8 नाम तो आप याद कर सकते हो, ठीक है। स्टेट के हर गवर्नर का नाम याद करने को नहीं बोल रही हूँ, जस्ट कि जहाँ आप रहते हो, जहाँ पे रिश्तेदार रहते हैं, थोड़े बहुत स्टेट पता होना चाहिए, नॉलेज में होना चाहिए कि हाँ ये पर्सन गवर्नर है, राइट। चीफ मिनिस्टर्स के नाम आपको पता होने चाहिए कि क्या किस स्टेट में चल रहा है, उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग कमिटीज को डिस्कस करेंगे, कमिटीज एंड देयर अपॉइंटमेंट। तो 4 कमिटीज हैं और ये पॉलिटिकल अफेयर्स, वही मैं बोल रही हूँ, ये आपको सिर्फ एक मॉडल दिया है कि देखो इस तरीके से अगर कोई नई कमेटी आती है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ऐसे ही ये बहुत बड़ा नहीं है, बट देन प्रोस्पेक्टस में बहुत बड़ा नहीं है, बट अगर इसका आउट ऑफ द प्रोस्पेक्टस बात करें तो काफी बड़ा स्कोप है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या कमिटीज बन रही हैं, कौन कहाँ पे क्या अपॉइंट हो रहा है, किस तरीके से मेरे पॉलिटिकल अफेयर्स में चेंजेस आ रहे हैं। दो ये 20 मार्क्स का है, 15 क्वेश्चन है, बट देन जब तक हम अवेयर नहीं होंगे हम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कमिटीज एंड अपॉइंटमेंट एंड फर्दर डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर।